नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 13 अगस्त को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है सील ऑफ जस्टिस और इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हाल ही का फैसला है, जिसमें कि समान उत्तराधिकार पुत्रियों को देने की बात कही गई है, ये लैंगिक न्याय की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 1 के साथ, जहाँ की सोसाइटी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का, और इसके अंतर्गत ये रोल ऑफ विमेन से जुड़ता है। और साथ ही साथ ये जुड़ता है जीएस पेपर 2 के साथ भी, क्योंकि यहाँ बात होगी द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की, जिसे अमेंड किया गया है 2005 में, और इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मामला क्या है। तो इसको ढंग से समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि पर्सनल लॉज किसे कहते हैं। तो पर्सनल लॉज वो कानून होते हैं जो कि किसी सर्टेन क्लास या ग्रुप ऑफ पीपल पर अप्लाई होते हैं, क्योंकि वो कोई खास रिलीजन, फेथ या कल्चर से बिलोंग करते हैं। और ये पर्सनल लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? तो ये मैरिज के केस में, एडॉप्शन के केस में और इनहेरिटेंस के केस में अप्लाई होते हैं। तो जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, यहाँ बात हो रही है हिंदू पर्सनल लॉ की और इनहेरिटेंस से जो जुड़ा हुआ है। और इसके अंतर्गत जो एक्ट है वो है द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, और इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 2005 में, जिसके द्वारा इक्वल राइट्स दिए गए हैं महिलाओं को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस में। और ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 है, तो ये बेस्ड है मिताक्षर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। और यहाँ हमें जानना चाहिए कि 2 इम्पोर्टेंट स्कूल हैं हिंदू लॉ के, एक है मिताक्षर और दूसरा है दयाभाग। मिताक्षर स्कूल को ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव माना गया है और इसमें महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए गए हैं प्रॉपर्टी राइट्स में, जबकि दयाभाग स्कूल को ज़्यादा लिबरल माना गया है महिलाओं के संबंध में, और इसमें महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। और जो दयाभाग स्कूल है ये खास तौर से बंगाल में प्रचलित रहा है, जबकि जो मिताक्षर स्कूल है ये बाकी भारत में पॉपुलर रहा है। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का है ये मिताक्षर स्कूल पर बेस्ड है, और इसी वजह से इसमें महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं मिले थे उत्तराधिकार से संबंधित, जिसको 2005 के अमेंडमेंट से बदला गया है। यहाँ हमें एक और टर्म पता होना चाहिए, वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है कि इसमें वो सारे लोग सम्मिलित हैं जिनके एक कॉमन एंसेस्टर हैं, और सारे जो मेल डिसेंडेंट्स हैं उस कॉमन एंसेस्टर से उनकी पत्नियां और बेटियां भी इसमें शामिल हैं। और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर होता है उसे कर्ता कहा जाता है, और बाकी जो सारे मेंबर्स होते हैं जो कि इक्वल शेयर रखते हैं इनहेरिटेंस में, उन्हें को पार्सनर्स कहा जाता है। को पार्सनर्स, और को पार्सनर का अर्थ है कि वैसा व्यक्ति जो इक्वल शेयर रखता है बाकी लोगों के साथ किसी भी अनडिवाइडेड स्टेट में या प्रॉपर्टी में। तो आइए आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने क्या फैसला सुनाया है 11 अगस्त 2020 को इस मामले में। 3 जज बेंच ने 2 बातें कही हैं। एक तो हर हिंदू महिला को बाय बर्थ ये अधिकार मिलेगा, जैसा कि हर हिंदू पुरुष को मिलता है, कि वो ज्वाइंट हेयर बन जाएंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, यानी कि जो पैतृक प्रॉपर्टी है उसमें उनका लीगल राइट तय हो जाएगा जैसे ही उनका जन्म होता है। दूसरा, ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि ऐसी महिला के पिता जीवित थे या नहीं थे जब ये अमेंडमेंट 2005 का फोर्स में आया, जो तारीख है 9 सितंबर 2005 की। और इन दोनों बातों को लेकर काफ़ी विवाद था और सुप्रीम कोर्ट के भी अलग अलग फैसले आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन था। पर अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने इस बात को फाइनली क्लियर कर दिया है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त होंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार।
तो ये जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2005 का, इसके द्वारा हिंदू महिलाओं को ये राइट मिला है कि वो को पार्सनर बन सकते हैं जिस तरीके से पुरुष बनते हैं एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, और उन्हें पैतृक प्रॉपर्टी पर उसी प्रकार के राइट्स अवेलेबल होंगे जैसा कि पुरुषों को प्राप्त हैं। और 2005 के अमेंडमेंट से पहले जो लॉ था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, वो सिर्फ पुरुषों के अधिकार ही मान रहा था एज लीगल हियर, कि वो ही कानूनन उत्तराधिकारी हैं। और ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ये कानून अप्लाई होता है उन सारे लोगों पर जो अपने आप को मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू आइडेंटिफाई नहीं करते हैं रिलीजन के अनुसार। तो ये कानून हिंदुओं के साथ साथ बुद्धिज़्म को मानने वालों पर, सिखिज़्म को मानने वालों पर, जैनिज़्म को मानने वालों पर, और जो लोग अपने आप को आर्य समाजी या ब्रह्म समाजी बताते हैं उन पर भी लागू है। ऐसे सारे लोगों को इस कानून के पर्पज़ के लिए हिंदू कंसिडर किया जाता है। और जो 2005 का अमेंडमेंट था उसके द्वारा सेक्शन 6 को बदला गया था इस एक्ट के, और जिसके द्वारा जो पुत्री है उसे भी को पार्सनर बनाया गया बाय बर्थ, यानी कि जन्म के बाद ही एक पुत्री भी को पार्सनर बन जाती है जैसे कि एक पुत्र बनता है। और ये कानून अप्लाई होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर और इंटेस्टेट सक्सेशन पर्सनल प्रॉपर्टी के मामले में, यानी कि जो पैतृक प्रॉपर्टी है उस पर तो ये डायरेक्टली एप्लीकेबल है, और जो पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसको आपने अपने लाइफ टाइम में खुद कमाया है और अगर उसको लेकर आपने कोई वसीयत नहीं बनाई है तो फिर ये लॉ उस पर भी एप्लीकेबल होगा। एक और ज़रूरी बात जो ध्यान रखने वाली है कि 174th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने भी इस रिफॉर्म का समर्थन किया था कि इस तरीके से कानून में परिवर्तन होना चाहिए, और ये रिपोर्ट आई थी 2000 में। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में जो पैतृक संपत्ति है यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसका जो इनहेरिटेंस है उसको पाने के लिए हिंदू महिलाओं के राइट्स को किसी भी संदेह या अस्पष्टता से दूर कर दिया है, और ये एक स्वागत योग्य निर्णय है, और ये जेंडर जस्टिस के पक्ष में जाता है। और ये भारत के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भारत में पैट्रियार्की काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है समाज में। तो एक पितृसत्तात्मक समाज है जो कि महिलाओं को उनके जो राइट्स हैं वो लेने में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न करता है। और एडिटोरियल ये भी बताता है कि जेंडर इक्वालिटी को संविधान निर्माताओं ने भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग माना है, और इसी को क्रियान्वित करने के लिए जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, उसे लाया गया था, जबकि इसका उस समय भी काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो कंजर्वेटिव सेक्शंस हैं उनके द्वारा। और कुछ ऐसा ही विरोध अभी हाल फिलहाल में ट्रिपल तलाक कानून का भी देखा गया है। तो जब भी पर्सनल लॉज को लेकर कोई भी रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, तो उसका जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा हमेशा से विरोध किया गया है। और एडिटोरियल में भी बताया गया है कि समय के साथ शैक्षिक और अन्य अवसरों के विस्तार ने सामाजिक दृष्टिकोण को लैंगिक न्याय यानी कि जेंडर जस्टिस की ओर रूपांतरित किया है। और इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं जैसे कि डिवोर्स का अधिकार, बहुविवाह की समाप्ति यानी कि पोलीगैमी को खत्म करना। तो इस तरीके के सुधार धीरे धीरे लाए गए हैं। और अगर संपत्ति में उत्तराधिकार की बात की जाए हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार, तो वर्ष 2000 में 174th लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने ये बात को माना था कि सभी संपत्ति कानून इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो केवल पुरुषों के लाभ को सुरक्षित करते हैं, जबकि संपत्ति का अधिकार प्रत्येक मनुष्य की स्वतंत्रता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें महिलाएं भी शामिल होनी चाहिए। और तब लॉ कमीशन ने ऐसे परिवर्तन पर बल दिया था कि कानून जो है उसको इस तरीके से बदलना चाहिए कि महिलाओं को भी उनका अधिकार मिल सके संपत्ति में। और लॉ कमीशन ने ये बात भी रखी थी कि जो अभी का कानून है यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, वो केवल पुरुष वंशज, उनकी माताओं, पत्नियों और अविवाहित पुत्रियों को ही ये अधिकार देता है। और इस लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद वर्ष 2005 में संसद के द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया, जिसे कि 2005 अमेंडमेंट के रूप में जाना जाता है।
और इस अमेंडमेंट के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि एक पुत्री को भी जन्म से ही सहदायिक माना जाएगा जैसे कि पुत्र होता है, यानी कि डॉटर भी को-पर्सनर हो जाएगी बर्थ के साथ ही जैसे कि पुत्र के लिए होता है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। 2005 के अमेंडमेंट से पहले ये सिर्फ पुत्र पर लागू था। और आगे एडिटोरियल बताता है कि फिर भी कई मामलों में और कई अदालती फैसलों में कुछ अंतर्विरोध नजर आया और इसी वजह से अभी जो हाल का निर्णय आया है 3 जज बेंच का सुप्रीम कोर्ट की, तो उसने इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर किया है। और एडिटोरियल कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये फैसला दिया है तो कानून की वृहत व्याख्या की है और इस बात का भी मान रखा है कि 2005 के अमेंडमेंट के पीछे प्रगतिशील विचारधारा थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से काफ़ी स्वागत योग्य कदम है। और आगे एडिटोरियल में कहा गया है कि भारत में जेंडर जस्टिस अभी भी पूरी तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाई है और यहाँ जाति, धर्म और वर्ग की असमानताएं तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ पूरा समाज महिलाओं को दूसरे दर्जे की नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं समाज के द्वारा, जबकि संविधान में इक्वालिटी को फंडामेंटल राइट माना गया है और अभी भी महिलाओं को सिर्फ बराबरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो कि भारतीय समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। और एडिटोरियल अंत में कहता है कि ये जो ताज़ा निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये भारतीय जीवन में चल रहे एक बड़े मंथन से अनुरूप है, जहां महिलाओं को परिवारों और धर्मों से समान अधिकार लेने के लिए लगातार न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, चाहे वो साबरीमाला का केस हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, या अभी हाल का हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात हो कि जहां महिलाओं को समान अधिकार समाज अपने आप नहीं दे रहा है और इसको लेने के लिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा है बार बार। तो ये सब था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं जेंडर जस्टिस यानी कि लैंगिक न्याय। तो जेंडर जस्टिस का मतलब है कि हम सारी इनइक्वालिटी जो महिला और पुरुष के बीच में है उसे समाप्त करें, और जो कि कहीं भी होती है, चाहे वो फैमिली में हो, समुदाय में हो, बाजार में हो या फिर राज्य की व्यवस्थाओं में हो। और अगर भारतीय संविधान में देखा जाए तो जो लैंगिक न्याय से जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 14, 19 और 21, जो कि महिलाओं को समानता का अधिकार और फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन देते हैं। भारत सिग्नेटरी भी है एक कन्वेंशन का जिसका नाम है कन्वेंशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, CEDAW। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं जेंडर जस्टिस को वास्तविक बनाने के लिए। तो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था वर्क प्लेसेस में, इसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया विशाखा केस में, जो कि 1997 का है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो हमें ये पता होना चाहिए। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी विशाखा गाइडलाइंस, जो कि बेसिस बनी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेसेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का, जिसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 मेजॉरिटी जजमेंट से ट्रिपल तलाक के प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। तो ये भी जेंडर जस्टिस को क्रियान्वित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला रहा है। तो ये सब था आज के एडिटोरियल में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है को-पार्टनर टर्म की डेफिनेशन के ऊपर। तो हमें ये टर्म क्लियर होना चाहिए कि को-पार्टनर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कि इक्वल शेयर रखता है किसी भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के ऊपर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 2005 अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन से बदलाव लाए गए हैं इसमें। तो ये महिलाओं को पूरे अधिकार देता है जो कि पुरुषों को प्राप्त है। और अगर मेंस की बात की जाए तो सवाल आपसे महिला सशक्तिकरण के ऊपर पूछा जा सकता है। तो वहाँ आप इस कानून का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये हाल ही में उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम या फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिससे कि जेंडर इक्वालिटी को बल मिलता है। इसी प्रकार आपसे जेंडर जस्टिस के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। और एक सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पर्सनल लॉज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों इतना ज़्यादा है और इसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म के पर्सनल लॉज क्यों ना हो। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।